हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 टॉपिक्स के क्विक रिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट फ्रॉम चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। हमने इस चैप्टर पे ऑलरेडी दो और वीडियोस बनाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद क्विक रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। तो पोलराइजेशन से हमारा क्या मतलब है, उसके लिए हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे। एक अनपोलराइज लाइट क्या होती है और एक पोलराइज लाइट क्या होती है। देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो हमने ये सीखा था ईएम वेव चैप्टर में कि हर एक लाइट के साथ जब भी कोई लाइट आप ऐसे इमेजिन करते हो, तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ता है कि इस लाइट के साथ एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं। तो हर एक लाइट के साथ हमेशा एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो ऑसिलेटिंग वेक्टर होता है, ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा था साइनसोइडल। इस सब चीजों के बारे में आप मच इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो ईएम वेव टॉपिक से, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि हर लाइट के साथ एसोसिएटेड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हमारे पास जब भी बहुत सारी लाइट मर्ज होकर एक सिंगल बीम बन के आती है, जिसको हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, तो व्हाइट लाइट को इमेजिन करो। अब व्हाइट लाइट में क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स होते हैं, तो हर एक लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सब सेम डायरेक्शन में हो। तो देखो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है सभी उन लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो सब रैंडम डायरेक्शन में क्या है, लोकेटेड है। और इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट का मतलब ये हुआ कि उस लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं। तो उस लाइट को हम अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। उसके ऑपोजिट पोलराइज लाइट क्या होता है, तो पोलराइज लाइट एक ऐसा लाइट होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कन्फाइंड होता है, या रेस्ट्रिक्टेड होता है, या लिमिटेड होता है। जैसे कि ये वाली लाइट है, आइदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे भी चलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऑसिलेट कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या है, फिक्स है। ऐसी लाइट्स को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, पोलराइज लाइट मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। और किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, सिंपल इतनी डेफिनेशन है। किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब इस पोलराइजेशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर ही हमारा डिस्कशन होता है इस टॉपिक के अंदर। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला मेथड होता है पोलरॉइड्स का। उसके लिए हमें एक हमारा पहला मेथड है, इट्स कॉल्ड समथिंग कॉल्ड पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं। उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है। जैसे ये वाला ट्रांसमिशन एक्सिस, या इसको पास एक्सिस भी बोलते हैं, पास एक्सिस भी बोलते हैं, इस तरह से। तो जब भी कोई अनपोलराइज लाइट इस पोलरॉइड पे फॉल होती है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पास एक्सिस के पैरेलल है वो तो इससे पास हो जाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रही बात रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के, जो ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर, तो जैसे मान लो ये आपका पास एक्सिस है पोलरॉइड का, क्रिस्टल का, और ये आपके इंसिडेंट लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये किसी एंगल पर है, तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ हिस्सा, एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा। तो जैसे मैंने बताया, जो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स है वो पास हो जाएंगे, जो परपेंडिकुलर वाले वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ई कॉस थीटा पास हो जाएगा और ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। इसलिए आपको दिखेगा आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलरॉइड, आपकी जो लाइट है वो पोलराइज्ड हो चुकी होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में मेंटेन हो चुका होगा, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी डायरेक्शन
एब्जॉर्ब या खत्म हो चुकी होंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमेशा वही होगा जो पास एक्सिस का डायरेक्शन था। तो जैसे पास एक्सिस अगर वर्टिकल है तो पोलराइज्ड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्टिकल आएगा। अगर पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो आपकी पोलराइजेशन के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आएगी, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है कि अगर पास एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, टिल्टेड आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर पोलराइजेशन यूजिंग crystals, special crystals called polaroids। ठीक है, अब इसी में एक नया बेसिकली एक लॉ ऐड करते हैं हम लोग। इस लॉ के हेल्प से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इमर्जेंट लाइट की। तो मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं अनपोलराइज लाइट से। तो अनपोलराइज लाइट जब भी पास होती है किसी पोलरॉइड से, तो जैसे ना बताया, जो पैरेलल है इसके वो पास हो गई, जो परपेंडिकुलर है वो एब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गया, और जो एंगल पे है उसका एक कंपोनेंट पास हुआ और दूसरा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं मोटा मोटा मिला करके ऑन एन एवरेज इसकी आधी इंटेंसिटी आगे की तरफ क्या हो पाएगी, पास हो पाएगी, और आधी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर इस अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है इंटेंसिटी, तो यहां से पोलराइड से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, आई नॉट बाई टू। एग्जैक्टली 50% ऑफ द लाइट पास थ्रू इट, और 50% क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चाहे इट डजेंट मैटर कि आपका पास एक्सिस किस ओरिएंटेशन में, ठीक है, हर ओरिएंटेशन में जब भी अनपोलराइज लाइट पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बस पास एक्सिस का ओरिएंटेशन फिर क्या डिसाइड करता है कि जो फाइनल लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो पहला पॉइंट कि जब भी अनपोलराइज लाइट पास होगी पोलरॉइड से तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ। व्हाट अबाउट अगर कोई ऑलरेडी पोलरॉइड प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो किसी पोलरॉइड से पास करे या क्रिस्टल से पास करे जो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइट तो स्टिल पोलराइज ही होगी बट इंटेंसिटी कितनी आएगी वो है। तो मान लो अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट की, और जब इससे पास होता है तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी आएगी वो हमें देखनी है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि अगर ये पैरेलल हुआ तो 100% चला जाएगा, परपेंडिकुलर हुआ तो कुछ भी नहीं जाएगा, और एंगल पे हुआ तो थोड़ा जाएगा, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वही कितना जाएगा उसके लिए हम ये लॉ यूज करते हैं, और ये लॉ बोलता है कि जो इंटेंसिटी आएगी इमर्जेंट लाइट की वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जहां पर आई नॉट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट वेक्टर, ये जो इंसिडेंट वेक्टर है, एंड पास एक्सिस। तो अगर मान लो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है वर्टिकल और आपका पास एक्सिस ऐसे है, तो दोनों के बीच का ये जो एंगल थीटा है वो यहां पर हम लेते हैं। ठीक है, इस लॉ की हेल्प से हम लोग हमेशा कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितनी इंटेंसिटी पोलरॉइड से पास हो पा रही। तो अगर अनपोलराइज लाइट है तो हाफ होगा, और अगर पोलराइज लाइट है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसी फॉर्मूले में एक स्पेशल केस आता है। इस केस के अंदर द सिस्टम ऑफ थ्री पोलराइजिंग शीट्स, या पोलराइज अगर यूज करते हैं तो इस तरह से तीन पोलराइजिंग शीट लाइन टू लाइन ऐसे लगा दिए, जिसमें से P1 और P3 ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इस रिजल्ट जो भी हम डिराइव करें उसके लिए जरूरी है कि हमेशा ऐसा मेंशन क्या होना चाहिए कि P1 और P2 एक दूसरे के क्रॉस है। तो देखो ये वर्टिकल है इसका पास एक्सिस, बट इसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और बीच में जो रखा हुआ है पोलराइजिंग शीट या पोलराइड जो है उसका एंगल दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है। तो जैसे कि मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा अगर मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में कि P1 और P2 के पास एक्सिस में थीटा एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब P2 और P3 के बीच में कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब सोचो जैसे यहां से अनपोलराइज लाइट आएगी वो पहले फर्स्ट पोलराइड से पास करेगी, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, एंड फिर बाहर निकल जाएगी। तो जो इमर्जेंट लाइट होगा उस इमर्जेंट लाइट की हमें क्या बताना है, इंटेंसिटी बताना है। तो जब हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, जो हमने लॉ अभी सीखा उस लॉ को जब अप्लाई करते हो तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आता है जो आप याद रख सकते हो, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर व्हाट, टू थीटा। यहाँ पे आई नॉट जो है
वो आपके अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है जो एंटर हो रही थी इस सिस्टम में, और थीटा जो है वो P1 और P2 के बीच का एंगल है जो उनके पास एक्सिस है। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है या सिस्टम है जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका रिजल्ट आप याद रखो और डायरेक्टली अप्लाई करो क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है पोलराइजेशन का, उसको हम ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें हम क्या सीखते हैं कि मान लो आपके पास इस तरह का कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और लाइट अनपोलराइज लाइट आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अगर ये इस मीडियम पे फॉल होता है इंटरफेस पे, तो दो चीजें होंगी, सम पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। और मोस्ट नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं या रिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दो फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर कहानी ये है जिसको हम ब्रूस्टर लॉ भी बोलते हैं, कहानी ये है कि अगर हमने लाइट को एक स्पेशल एंगल पे लेकर आए जिसको हम पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं या पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, थीटा पी, अगर एक स्पेशल एंगल पे लेके आए इन सच अ वे कि ये जो दोनों लाइट दिख रही है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, नेचुरली वो पोलराइज्ड हो जाएगा। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो सिर्फ पार्शियली पोलराइज्ड होगा, पूरा नहीं होगा, ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा, तो इसका ध्यान रखना अलग से कि पार्शियली पोलराइज्ड। बट ऐसा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। लाइट उसके लिए इस पोलराइजिंग एंगल पे आना ही चाहिए। अब वो कितना एंगल होगा वो निकालने के लिए हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलके आता है कि tan थीटा ऑफ पोलराइजिंग एंगल, tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल μ2 अपॉन क्या आता है, μ1। मोस्ट ऑफ द टाइम μ1 की वैल्यू 1 होती है एयर की वजह से, बट आप अगर कोई और मीडियम दिया तो ऐसे लिख सकते हो। तो tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, μ2 बाय μ1। तो अगर आप इस एंगल पर लाइट इंसिडेंट कराते हो इस इंटरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है रिफ्रैक्टेड लाइट है आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगा वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। इस लॉ को हम ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, ये जो एंगल आता है इसको ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्रूस्टर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सब लोग अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितना इजीली हम लोग फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अ बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ध्यान देंगे कि अनपोलराइज लाइट है क्योंकि ये मैटर करता है इंटेंसिटी की कैलकुलेशन में। इस पास थ्रू अ पोलरॉइड ए, तो पहले ए से पास हुआ, देन थ्रू अनदर पोलरॉइड बी, दो से पास हुआ, विच इज ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्रिंसिपल प्लेन मेक्स एन एंगल 45। अब प्रिंसिपल प्लेन क्या है, पास एक्सिस, उनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो पास एक्सिस है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं ये P1 एंड P2 और दोनों के बीच एंगल कितना है, 45। ठीक है, और यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट पास हो रही है जिसकी इंटेंसिटी खुद की कितनी है, आई नॉट। चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है, द इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट कितना होगा। तो फाइनली ये सॉल्व करने के लिए हमें दोनों नॉलेज यूज करना पड़ेगा। पहला, अनपोलराइज लाइट जब पहली बार पास होगा पोलराइजिंग शीट से तो इसकी इंटेंसिटी एग्जैक्ट हाफ हो जाएगी, 50% विल बी रिमूव्ड, तो डायरेक्ट आई नॉट बाई 2। बट अब ये जो लाइट हो चुकी है पोलराइज हो चुकी है। ठीक है, ये लाइट पोलराइज हो चुकी है। अब पोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजिंग शीट से पास होता है तो कितनी इंटेंसिटी मिलती है, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आता है, पहले तो इंसिडेंट लाइट, तो देखो इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाई 2, और फिर क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेक्टर और पोलराइजिंग शीट, जो कि कितना होगा 45, क्योंकि 45 पे पोलराइज हो क्या है, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर 45। इससे कितना आंसर आ जाएगा, आई नॉट बाई 2, और ये हाफ और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आई नॉट बाई कितना 4। इसका मतलब
ओनली 25% लाइट जो है वो पास हो पाएगी, बाकी 70% 75% लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई इनसाइड द क्रिस्टल, सिर्फ 25% ही पास हो पा रही। Two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that intensity of transmitted light will be zero. चलो ध्यान से क्वेश्चन बने, P1 एंड P2, ठीक है, ऐसा बोला है कि ये दोनों को इस तरीके से रखा गया है कि जब दोनों से लाइट ट्रांसमिट होती है तो वो जीरो इंटेंसिटी देते हैं। देखो अब जीरो इंटेंसिटी तो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90। देयर इज नो अदर वे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब फर्स्ट पोलराइजर मान लो वर्टिकल है और सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, तो अगर फर्स्ट पोलराइजर से लाइट पास हुई तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल हो गया। अब ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस के साथ आएगा तो ये तो क्रॉस हो रहा है, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ भी पास नहीं हो पाएगा। ये एक बेसिकली सडल हिंट है ये बताने का कि आपका P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अ थर्ड पोलराइजर P3 इज इंसर्टेड बिटवीन P1 एंड P2, तो एक तीसरा पोलराइजर इंसर्ट कर देते हैं इनके बीच में, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर एंगल द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑल थ्री पोलराइजर इज मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम निकालना है, आपको पूछा एंगल बिटवीन P2 एंड P3 कितना होगा। चलो मान लेते हैं कि P1 और P3 के बीच एंगल थीटा है, तो इसका मतलब P3 और P2 के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और यहां से अगर कोई अनपोलराइज लाइट फॉल होती है आई नॉट इंटेंसिटी का, तो कितनी लाइट इमरजेंट की होगी, ये हमने ऑलरेडी रिजल्ट बना के रख लिया। ये आपके वही सिस्टम है थ्री पोलराइजर का, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आती है, I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और आपको क्या बोला है कि ये जो इंटेंसिटी आ रही है ना ये मैक्सिमम पॉसिबल है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये इंटेंसिटी तभी मैक्सिमम होगा जब ये 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, 90, क्योंकि साइन 91 होता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45। इसका मतलब ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी कितना हो गया, 45। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 5/4। अगर ये रिजल्ट याद हो तो बहुत फास्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, स्पेशली जो थ्री पोलराइजिंग शीट के एग्जाम्पल्स होते हैं। एन पोलराइजिंग शीट आर अरेंज इन सच दैट ईच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द प्रिसीडिंग शीट। ओके, तो बहुत सारी शीट रखी हुई है, सबके बीच में 45 डिग्री का एंगल है। Unpolarized light of intensity I is incident on the arrangement. The output intensity found to be I by 64. Okay, तो आपको बताना है कितने पोलराइजिंग शीट बीच में। चलो एक एक करके शुरू करते हैं और क्या काउंट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले अनपोलराइज लाइट आया, आई नॉट इंटेंसिटी फर्स्ट से पास होता है, इसका वैल्यू कितना हो गया, I0/2। वाई I0/2, क्योंकि हाफ हो जाता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, कोई लॉ नहीं लगाते, ये डायरेक्ट हाफ हो जाता है। बट एक बार फर्स्ट पोलराइजर से पास हुआ तो अब लाइट पोलराइज्ड हो चुकी है। अब जब पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी निकालनी होती है आफ्टर पास होने के बाद, तब हमें लॉ यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लॉ यूज करेंगे और निकालेंगे। देखो इंसिडेंट लाइट I0/2 और दोनों के बीच एंगल 45 दे रखा है, कॉस स्क्वायर 45। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर 45 जो है वो हाफ होगा। तो अब इंटेंसिटी कितनी हो गई, I0/4। और ये भी याद रखो कि आगे सभी एंगल 45 है, तो हर बार जब लाइट पोलराइजर से पास होगी वो हाफ हो जाएगी। आगे काउंट करते जाते हैं। P3 से पास होने के बाद इसका हाफ मतलब I0/8, ठीक है। आगे P4 से पास होने के बाद I0/16, P5 से पास होने के बाद I0/32, और आप समझ ही गए P6 से पास होने के बाद I0/64। हमें कितने पोलराइजिंग शीट चाहिए, 6। टोटल 6 शीट से पास होने के बाद इंटेंसिटी I0/64 हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन करते हैं। A source of light placed in front of the screen. Intensity of light on the screen is I. Two polaroid P1 and P2 are so placed between the source of light and the screen, and intensity of light reduced to I/2. P2 should be rotated by an angle of, ठीक है चलो I/2 करते हैं। पहले स्टार्टिंग में सिचुएशन क्या दिया, इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी I,
यहाँ P1, यहाँ P2, और आपको बोला है इंटेंसिटी हाफ है, ये गिवन है, ठीक है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, और ये अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, प्लेस बिटवीन सोर्स ऑफ द लाइट एंड द स्क्रीन। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, इसको समझते हैं कि अब ये एंगल निकालने का खेल है। इन दोनों में एंगल चेक करना पड़ेगा पहले, तो कितना एंगल, पहले एंगल चेक कर लेते हैं। देखो, अनपोलराइज लाइट फर्स्ट वाले से पास होगा तो कितना होगा, अपने आप हाफ हो जाएगा। अब देखो, हमें बाद में भी हाफ ही रखना है, तो अगर इंसिडेंट हाफ है, फाइनल भी हाफ है, ये तभी हो सकता है जब आपका ट्रांसमिशन एंगल जीरो पर हो। एंगल कितना हो, जीरो, तभी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी ट्रांसमिशन एक्सिस भी ऐसी है और इंसिडेंट लाइट भी ऐसी है, तो सारे की सारी लाइट पास हो जाएगी। तो इसका मतलब P1 और P2 आपस में क्या है, पैरेलल है। पहली चीज तो ये पता चल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, P1 एंड P2 को रोटेट कर रहे हैं, ऐसा बोला गया कि रोटेट करना है, कि ताकि ये इंटेंसिटी कितना हो जाए, 3I/4 या 8, कितना, 3I/8 हो जाए। अब पूछा है कि बताओ कितने एंगल से रोटेट किया, तो मान लो P1 को ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट करने पे इसका एंगल थीटा हो गया। ठीक है, जीरो था पहले, अब जीरो नहीं रहा क्योंकि रोटेट कर दिया। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। पहले अनपोलराइज लाइट पास होगा तो कितना बन जाएगा, I/2 डायरेक्टली। अब I/2 से पास होके 3I/8 बन रहा है, तो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो इमर्जेंट का है 3I/8, इंसिडेंट का है I/2, और कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो थीटा निकालना है, इंसिडेंट लाइट और P2 के बीच का जो एंगल है वो निकालना है हमें। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से √3/2, और हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 तब होती है जब एंगल कितना होता है, 30। इसका मतलब हमने, पहले तो ये दोनों पैरेलल थे और अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 है। इसका मतलब P1 को कितने एंगल से रोटेट किया गया, 30 डिग्री से। 30 डिग्री से रोटेट करने के बाद इंटेंसिटी 3I/8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख सकते हो। चलो, अब लास्ट एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं ब्रूस्टर लॉ पर। When an unpolarized light is incident on an angle of 60 degree on a transparent medium from air, the reflected light is completely polarized। तो ये सडल हिंट है या इनडायरेक्ट हिंट है कि ये जो 60 डिग्री है वो क्या है, पोलराइजिंग एंगल है, क्योंकि तभी ऐसा होगा। तो आपको क्या पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम कितना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं। तो पोलराइजिंग एंगल क्या होगा, μ2/μ1। तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो tan 60 इक्वल टू μ2, और एयर के लिए 1 होता है, तो μ2 की वैल्यू तो आ गया भाई हमारे पास √3। ठीक है, अब हम रिफ्रैक्शन एंगल कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगा के। तो 1 इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट एंगल तो 60 है ना, इंसिडेंट एंगल 60 है, √3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। तो साइन 60 होता है √3/2, √3 साइन आर, और हमें यहाँ से दिख रहा है √3 डिवाइड होने के बाद साइन आर की वैल्यू आ जाएगा हाफ। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा रिफ्रैक्शन एंगल इस मीडियम में कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से रेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।